राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी कि स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किसी निकाय की स्थापना की गई थी जो कि पर्यावरण से संबंधित है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं एनजीटी की संरचना के बारे में। तो एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, यानी कि जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई जुडिशियल मेंबर है और वो रिटायरमेंट होता है तो पुनः उसको जुडिशियल मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ऐसे ही कोई एक्सपर्ट मेंबर यदि रिटायर होता है तो उसको पुनः एक्सपर्ट मेंबर नहीं बनाया जाएगा, यानी कि कोई भी सदस्य पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर केंद्र सरकार करती है, जबकि जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य हैं इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन करती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि एनजीटी में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। अब बात करते हैं एनजीटी की शक्तियां और इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में। एनजीटी जो है इसका न्याय क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, जिसमें यह उन मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संबंधी मुद्दे शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को भी लागू करना शामिल है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखित न्याय प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक नहीं है कि एनजीटी उस पर सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और निवारक यानी कि प्रिकॉशनरी एंड प्रदूषक भुगतान यानी कि पॉल्यूटर पे आदि का सिद्धांत लागू करे। मतलब यदि कोई भी मुद्दा एनजीटी के अंदर आया तो उसमें इन तीनों सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक सिद्धांत हो सकता है, या तो वो सतत विकास को ध्यान में रखे या उसके निवारक से संबंधित कोई भी सिद्धांत लागू करे, या पॉल्यूटर पे यानी कि प्रदूषक भुगतान या कोई फाइन वगैरह उसके ऊपर लगाए, इस समस्या का
निवारण के लिए। अब बात करते हैं ये क्या आदेश दे सकती है। तो एनजीटी अपने आदेश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी पर्यावरण क्षति से पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। यदि किसी को पर्यावरण प्रदूषण कोई व्यक्ति कर रहा है और जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है तो वो उसके क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि दे सकता है, या फिर क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय या अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एज ए कोर्ट के रूप में इसका आदेश मानना होता है। एनजीटी के अधिनियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कोर्ट का नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको या तो कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा या आपको कारावास की सजा मिलेगी। तो ऐसा ही एनजीटी का नियम या कोई आदेश या आपने पालन नहीं किया तो आपको यहाँ कुछ सजाएं मिलेगी, या फिर आपको या तो एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे कि अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर एक निश्चित आर्थिक दंड जिसे कि 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर कारावास या आर्थिक दंड दोनों भी दिए जा सकते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। यानी कि कोई निर्णय यदि एनजीटी ने सुनाया है और जो कंज्यूमर है उसे संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब ये 7 कौन कौन से कानून है वो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहले आता है जल अधिनियम, यानी कि जल से संबंधित प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये 2 बार है, और जैव विविधता अधिनियम 2002। ये 7 कानून है जिसके अंतर्गत एनजीटी सुनवाई कर सकता है, और इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। मतलब एनजीटी का इसका निवारण कर सकता है यदि इनसे संबंधित कोई भी मामले हो तो। अब बात करते हैं एनजीटी बनाने से फायदा क्या हुआ, आखिर क्या महत्व है इसका, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एनजीटी ने पर्यावरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि जंगलों से वनों की कटाई को लेकर और अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त से सख्त आदेश यहाँ पे जारी किए गए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उच्च न्यायालय में जो विवाद जाते हैं वो काफी सालों साल तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो जब पर्यावरण संबंधी मामले कोर्ट में न जाकर एनजीटी के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पर कुछ हद तक उनका सुलझारा किया जा सकता है, क्योंकि इससे कोर्ट का या उच्च न्यायालयों का जो भार है वो कम पड़ जाएगा। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी और तेजी से काम करने वाला तंत्र है, और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्त योग्य नहीं होता है, इसके लिए वह बिना किसी डर के
बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुना सकता है। उसको किसी का डर नहीं है कि भाई मेरे को यदि मैं कोई किसी के खिलाफ जो एक्शन लूंगा तो कहीं वो मेरे खिलाफ कुछ ऐसे एक्टिविटी न कर जाए, अनसोशियल एक्टिविटी कर जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको डर भी नहीं है कि भाई मेरा सस्पेंड हो जाऊंगा या और कुछ हो जाऊंगा, क्योंकि वो दोबारा पद के योग तो वैसे भी नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके समक्ष चुनौतियां क्या है, क्या इसकी लिमिटेशंस है। तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन इस एनजीटी की है, जो दो महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006। इसको एनजीटी से बाहर रखा गया है, जबकि देखा जाए तो अधिक बहुत सारे एक्ट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इससे एनजीटी का कार्य प्रभावित होता है, क्योंकि एनजीटी इन दोनों एक्ट के अंतर्गत आए हुए मामलों का सुनवाई नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है इस एनजीटी की। एनजीटी के कई निर्णयों को जब उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जबकि अधिकरण जो एनजीटी है यह एक वैधानिक संस्था है। तो यह अधिनियम ये एक सबसे बड़ी कमी है इस एनजीटी की कि मान्य इसमें उच्च न्यायालय का होगा, क्योंकि ये तो एक संवैधानिक हो गई, जबकि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई। एनजीटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, संविधिक निकाय है, जबकि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी उच्च न्यायालय को दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन यहाँ पे एनजीटी के ऊपर डाल दी है। तो इससे ये भी पता नहीं चलता कि भाई किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के लिए एनजीटी के निर्णय की समय समय पर आलोचना की है। कई बार क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हैं, इनमें कई बार जो निर्णय सुनाए गए हैं उनकी आलोचना की गई है, क्योंकि उससे किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक हानि होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति पॉल्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन डाल दिया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी आलोचना करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई बार इनकी आलोचना भी होती है। मुआवजे का निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि न होने के कारण भी यह अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है कि भाई किसके ऊपर कितना फाइन लगाना है, किस तरह का पॉल्यूशन किया या कोई पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, उसके लिए क्या फाइन होना चाहिए, ये भी एनजीटी में डिसाइड नहीं किया गया है। एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमे आए उनका निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी बताया कि एनजीटी के अंदर जो भी पर्यावरण संबंधी मुकदमे आएंगे उनका 6 महीनों के भीतर भीतर निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मानव यानी कि जो सदस्य हैं, यहाँ पे जो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर है, उनकी अभी कमी है। कमी कैसे है कि भाई कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 सदस्य होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 3 जुडिशियल मेंबर हैं और 3 ही एक्सपर्ट मेंबर है। इनकी बात हम आगे करेंगे लास्ट में कि कौन कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, जुडिशियल मेंबर कौन है और एक्सपर्ट मेंबर कौन है। तो यहाँ पे जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर की कमी होने के कारण भी यहाँ पर मामला सुलझारा करने में भी थोड़ी देरी हो जाती है। एनजीटी का न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में क्षेत्रीय पीठों के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पे एक दिल्ली में पीठ है, बाकी और इसकी जो शाखाएं हैं वो 4 ही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इस प्रकार भी मतलब 4 ही पीठें होने के कारण से पर्यावरण संबंधी मुकदमों को सुलझारा करने में भी थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर भी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर भी एनजीटी ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से अब तक प्रमुख निर्णय एनजीटी के द्वारा लिए गए हैं। तो 2012 में
स्टील निर्माता कंपनी पोस्को ने इस्पात संयंत्र के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया था, परंतु एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया था, क्योंकि इससे क्या है, आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचने वाला था। क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीणों के हितों को प्रभावित करने वाला था, तो एनजीटी ने क्या किया, एनजीटी के इस आदेश को स्थानीय समुदाय और जंगलों के लिए एक साहसिक कदम माना गया है कि एनजीटी ने उस कंपनी को वहां पर नहीं लगने दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कदम एनजीटी निर्णय द्वारा लिया गया था। ऐसे ही 2012 में एक अन्य मामले में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता है कि खुले में कचरा नहीं जलाना चाहिए, इससे पर्यावरण पॉल्यूशन होता है। तो ये निर्णय भी एनजीटी के द्वारा लिया गया है। 2013 में उत्तराखंड में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह याचिका को क्षतिपूर्ति दे, और इस निर्णय में एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान यानी कि पॉल्यूटर पे के सिद्धांत का पालन किया कि उत्तराखंड में जब हाइड्रो पावर प्लांट बना था, लग रहा था अलकनंदा नदी पे, तो वहां पे कुछ एक व्यक्तियों को नुकसान पहुंच रहा था, तो उसके लिए कंपनी को यहाँ पे उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी। और ये निर्णय एनजीटी के द्वारा ही दिया गया है। यह आदेश एनजीटी के द्वारा दिया गया कि जिन व्यक्तियों को यहाँ पे नुकसान पहुंच रहा है उनके लिए वो क्षतिपूर्ति दे। 2015 में एनजीटी ने ही आदेश दिया था कि 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में 10 साल से पुराने व्हीकल नहीं चल रहे हैं, तो ये निर्णय भी एनजीटी के द्वारा दिया गया है। 2017 में दिल्ली में यमुना में खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो एनजीटी ने उसके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कदम एनजीटी के द्वारा उठाया गया है। 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण को भी प्रभावित हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय एनजीटी के द्वारा लिए गए हैं, और एनजीटी के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। तो दोस्तों, ये थे वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनजीटी के बारे में मेन बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम अभी कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं, जिसमें जेएसओ और जेडब्ल्यू के, इसमें एनजीटी का एक खास पोर्शन वहां पे दिया गया है। तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अंतिम समय में हम बात करते हैं वर्तमान में एनजीटी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, और जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर कौन है। तो प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है यानी कि चेयरपर्सन है वो है आदर्श कुमार गोयल। जी हाँ, आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के प्रेजेंट के चेयरमैन हैं, और 3 यहाँ जुडिशियल मेंबर है और 3 ही एक्सपर्ट मेंबर हैं। तो जुडिशियल मेंबर में नाम आता है सोनम पिंस्तो वांगड़ी एंड के रामकृष्णन एंड एच.के. सिंह। ये 3 जुडिशियल मेंबर हैं, सोनम पिंस्तो वांगड़ी, के रामकृष्णा और एच.के. सिंह। अब बात करते हैं एक्सपर्ट मेंबर की। तो एक्सपर्ट मेंबर में नाम आता है एस.एस. घरब्याल, नागिन नंदा और शैबल दास गुप्ता। तो ये थे प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड एक्सपर्ट मेंबर और जुडिशियल मेंबर के नाम, जो कि एक अध्यक्ष है, 3 एक्सपर्ट मेंबर और 3 जुडिशियल मेंबर ये हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बस। ओके, थैंक यू गाइज।